नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था जमींदारी व्यवस्था 1793, जिसे हम अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। उस वीडियो में मैं थोड़ा सा बस बैकग्राउंड के लिए आपको बता दूं कि उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि किस तरीके से लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर एवं चार्ल्स ग्रांट ने मिलकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में बनारस तक के क्षेत्र और इसके साथ ही मद्रास के कुछ क्षेत्र को लेकर, उत्तरी मद्रास के कुछ क्षेत्र को लेकर उन्होंने जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। प्रश्न उठता है कि वह व्यवस्था अगर थी, जमींदारी व्यवस्था थी, किसानों से लगान वसूलने की यदि वह व्यवस्था थी, तो फिर इस व्यवस्था पर ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई, तो क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी, तो इस व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ी या उस व्यवस्था की ऐसी क्या खामियां थी जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को इस व्यवस्था पर आना पड़ा। चूँकि ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का विचार था कि जो दरें, जो लगान जमींदारी व्यवस्था के तहत निश्चित की गई हैं वो कम थी। चूँकि उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी निरंतर युद्धों में व्यस्त रहा करती थी, तो ऐसे में आवश्यक था कि उनके पास धन पर्याप्त मात्रा में हो। चूँकि जमींदारी व्यवस्था के तहत जब यह निश्चित ही कर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब लगान को नहीं बढ़ाएगी, तो ऐसी स्थिति में उन्हें ये लग रहा था कि जब लगान बढ़ेगा ही नहीं और हमारे युद्धों में खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमें एक दूसरी व्यवस्था पर जाने को सोचना चाहिए। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि पहली बात कि लगान की दर जमींदारी व्यवस्था में अंग्रेज़ों के नज़रिए से कम निर्धारित की गई थी। जो एक आंकड़ा है कि 1790-91 में अंग्रेज़ों ने इस संपूर्ण क्षेत्र अर्थात बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र से जो टैक्स किसानों से उन्होंने वसूल किया था वो करीब 2,65,00,000 रुपया था। इसी 2,65,00,000 रुपये को आधार मानकर उसे अस्थाई बंदोबस्त के रूप में परिणित कर दिया गया था, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रत्येक वर्ष 2,65,00,000 रुपया मिल जाए। उसके बाद फिर उन्हें किसी भी प्रकार की उन्हें चिंता नहीं करनी होती थी, क्योंकि अब उन्हें अपने राजस्व को बढ़ाना था। तो इस ज़रूरत में हम ये लिख लें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नज़रिए से 2,65,00,000 की राशि कम थी। 2,65,00,000 की राशि कम थी। दूसरी बात कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये निरंतर युद्ध कर रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप से, ब्रिटेन से भारत पैसा आता था ताकि यहाँ से वे जो है आपके रेशम, सूत, नील, चीनी, सोरा ये सब खरीद कर, मसाला ये सब खरीद कर यूरोप के बाज़ारों में बेच सकें, क्योंकि उस पैसे का भी इस्तेमाल यहाँ के युद्धों में हो जा रहा था। उस समय अगर हम एक गवर्नर जनरल का नाम लें, 1798 से 1806 तक लॉर्ड वेलेस्ली, यह उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1798 से 1806 लॉर्ड वेलेस्ली, इसकी विस्तारवादी नीति की वजह से कंपनी को अधिक पैसे की आवश्यकता महसूस हुई। तो दूसरा हम लिख दें कि लॉर्ड वेलेस्ली
लॉर्ड वेलेस्ली की विस्तारवादी नीति, विस्तारवादी नीति। कुछ ऐसे कारण हो गए थे जिसकी वजह से अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को इस व्यवस्था पर आना पड़ा था। देखिए, शुरुआत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत जो क्षेत्र निर्धारित किए गए थे, यह था मद्रास प्रेसिडेंसी का 12 महल क्षेत्र या 12 महल जिला और उसके समीपवर्ती क्षेत्र। शुरुआती क्षेत्र की यदि हम बात करें तो मद्रास प्रेसिडेंसी का 12 महल क्षेत्र, 12 महल। शुरुआत में यह व्यवस्था एक प्रायोगिक तौर पर मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल क्षेत्र और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में लागू की गई थी और इसे उस समय लागू करने का श्रेय, अर्थात मद्रास प्रेसिडेंसी में इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को जाता है। तो यहाँ पर हम पुस्तक बना ले रहे हैं। टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। ये क्षेत्र मैं आपको बताया कि मद्रास प्रेसिडेंसी का एक छोटा सा क्षेत्र जो 12 महल है, पहले उस क्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था। टाइम पीरियड है 1792 में। तो अभी मैं टाइम पीरियड इसका बताऊंगा। तो फिलहाल टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के प्रयासों से 12 महल क्षेत्र में इस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, लेकिन बाद में इस व्यवस्था को मद्रास प्रेसिडेंसी के अन्य सभी हिस्सों में लागू कर दिया गया। तो पहले यह 12 महल क्षेत्र था, बाद में संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में यह लागू कर दिया गया था। तो अगर हम इसके थोड़ा सा समय की बात कर लें तो 12 महल का जो समय रहेगा वो 1792 रहेगा और शेष मद्रास प्रेसिडेंसी का जो समय रहेगा वो 1820 रहेगा। तो 12 महल का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1792 और शेष मद्रास प्रेसिडेंसी, शेष मद्रास प्रेसिडेंसी ये 1820 रहेगा। ये आपका इतना था। अगर अब हम थोड़े से दूसरे क्षेत्रों में चले, बम्बई और गुजरात के क्षेत्र में चले, तो वहाँ पर बम्बई और गुजरात के क्षेत्र में, बम्बई और गुजरात, इस क्षेत्र में 1813 से ऐसी गतिविधियां, 1813 से 1816 के बीच ऐसी गतिविधियां चालू हो जाती हैं, अर्थात रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाने का प्रयास 1813 से 1816 के बीच बम्बई और गुजरात के क्षेत्र में चालू हो जाता है। और अगर हम बम्बई और गुजरात के क्षेत्र में लाने वालों का नाम देखें, जैसे अभी हमने पढ़ा मद्रास प्रेसिडेंसी में टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड आए हैं, कुछ इसी तरह बम्बई और गुजरात के एरिया में कौन कौन लोग थे जो इसे लाने में जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनमें पहला नाम है एल्फिंस्टन, दूसरे हैं विंगेट, गोल्ड स्मिथ, प्रिंगल। तो 2-3 नाम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये यहाँ पर एल्फिंस्टन, विंगेट,
एल्फिंस्टन विंगेट गोल्ड स्मिथ, बम्बई गुजरात, जहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाने के संदर्भ में काम 1813-16 के बीच चला और वहां पर लाने का श्रेय एल्फिंस्टन विंगेट गोल्ड स्मिथ को माना जाता है, जबकि 12 महल सहित अन्य मद्रास प्रेसिडेंसी के क्षेत्रों में इसे लाने का श्रेय थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। ये जो एल्फिंस्टन है ये थॉमस मुनरो के शिष्य थे। तो अभी हम यहाँ पढ़े। अब अगर हम देखें आरंभिक विशेषता का मतलब मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि जब 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल क्षेत्र में यह रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, उस समय उसकी कैसी व्यवस्था थी, और बाद में जब यही रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी के अन्य हिस्सों और बम्बई और गुजरात में यह व्यवस्था लागू की गई, तो उस समय यह किस रूप में थी। तो आरंभिक विशेषता में 12 महल क्षेत्र और उसके समीपवर्ती क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत क्या किया जाना था। आरंभिक व्यवस्था में 12 महल एरिया में लिख देता हूँ, 12 महल क्षेत्र। देखिए इस एरिया में 1792 के टाइम में जो प्रयोग किया गया था बहुत ही अच्छा था। उसमें कुछ इस प्रकार व्यवस्था की गई थी कि इस क्षेत्र की जो भी जमीनें जो भी कृषि लायक थीं उनका सर्वेक्षण, प्रत्येक जमीन का वर्गीकरण किया गया। अर्थात जो भी खेती लायक जमीनें थी उनके रकबा को मापा गया कि उनका आकार कितना बड़ा है और वो कितनी उपजाऊ हैं, अर्थात उनकी उर्वरता कितनी है, वो पथरीली हैं, बंजर हैं या वे काली दोमट मिट्टी वाली हैं, कितनी वे उपजाऊ वाली हैं। एक बात तो पहले में हम यह देखेंगे कि आरंभिक विशेषता में अगर हम इसे पहला नाम दें तो कहेंगे कि भूमि की पैमाइश और मिट्टी की उर्वरता को ध्यान में रखा गया। मिट्टी की उर्वरता को ध्यान में रखा गया। अगर मान लो इसे हम ऐसे समझें कि यदि कोई जमीन किसी गांव के नज़दीक है, किसी जल स्रोत के नज़दीक है, तो इस संपूर्ण भूमि पर एक समान कर लगना प्रस्तावित था, और यदि कोई जमीन जल स्रोतों से दूर है, गांव से बहुत दूर है, तो उस पर उस तरीके से कर लगना प्रस्तावित था। पहली। दूसरी विशेषता में हम ये देखेंगे कि प्रत्येक किसानों को नहीं, इसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि अब उपज किसानों को कितना कर देना था, ये कैसे निश्चित किया जाता था। इसके निश्चित करने का आधार ये था कि उस जमीन से, उस उपजाऊ भूमि से कितना उत्पादन हुआ है। उस उत्पादन को देखने के बाद, पहले से ही नहीं कि अनुमान लगाकर कर का निर्धारण कर दिया जाता था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले उस उत्पादन को देखा जाता था कि यह कितना हुआ, उसके बाद सरकार अपना अंश निर्धारित करती थी। तो उत्पादन के बाद सरकार आकलन करती थी। उत्पादन के बाद सरकार का अंश बनता था, सरकार का अंश निर्धारित होता था। तो ये हो गया, उत्पादन के बाद सरकार का अंश निर्धारित होता था। तीसरी बात इसकी,
ये आरंभिक विशेषता में। अब तीसरा यदि हम देखें तो किसानों को यह स्वतंत्रता थी, क्योंकि उसमें ये निश्चित कर दिया जाता था कि प्रत्येक जमीन की पैमाइश हो जाती थी, उसकी उर्वरता उस हिसाब से माप ली जाती थी और उस पर रकम निर्धारित कर दिया जाता था कि कोई भी किसान यदि इस जमीन पर आकर खेती करेगा तो उसे सरकार को कितना रुपया देना पड़ेगा। किसान स्वतंत्र थे कि वे किस भूमि पर जाकर खेती करेंगे, उन पर कोई दबाव नहीं था। वो अपने हिसाब से जिस भूमि को वो चुनते उस पर वो जाकर खेती करते और सरकार को कर अदा करते थे। तो ये उत्पादन के बाद सरकार का अंश निर्धारित। और तीसरे में किसान स्वतंत्र थे कि वे किस जमीन पर जाकर खेती करेंगे और उस पर पहले से निर्धारित जो सरकार का कर था उसे वे देते थे। सर यहाँ बस इतना लिखना है, किसान स्वतंत्र थे। किसान स्वतंत्र थे खेती करने के लिए। ये जो मैं आरंभिक विशेषता में ये 3-4 बात बताया, मैं बस बताने का प्रयास यह कर रहा हूँ कि जब ये मद्रास के 12 महल जिले और उसके समीपवर्ती एरिया में 1792 में यह लागू की गई थी, तो ये सभी विशेषताएं उन दिनों वहाँ मौजूद थी। लेकिन जैसे ही टाइम पीरियड आगे बढ़ता है, मद्रास प्रेसिडेंसी के अन्य हिस्सों, बम्बई गुजरात के हिस्सों में इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया जाता है, तो वहाँ पर इन सभी चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाता है और एक भिन्न प्रकार की रैयतवाड़ी व्यवस्था आ जाती है। अब उसमें बाद की विशेषता का मतलब कि आपका शेष मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई और गुजरात में जब यह व्यवस्था लागू की गई थी तो उस समय यह किस रूप में थी। तो पहला हम यहाँ लिखेंगे कि पहला में देखिए, अब बाद की विशेषता में भूमि की पैमाइश, मिट्टी की उर्वरता, इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सीधा जो है यह निश्चित कर दिया गया कि इस जमीन से उस संपूर्ण एरिया से कितना कर किसानों को देना था, अर्थात वहाँ पर पहले से कोई पैमाइश नहीं की गई, रकबे के माप को नहीं मापा गया, मिट्टी की उर्वरता को नहीं देखा गया, बस एक मोटा मोटा अनुमान लगा लिया गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इस प्रकार की व्यवस्था को दरकिनार कर दिया गया। उत्पादन के बाद सरकार का अंश दूसरी देखिए, 12 महल वाले क्षेत्र में क्या होता था कि वहाँ पर जब किसान उत्पादित कर लेते थे उसके बाद सरकार अपना अंश निर्धारित करती थी। जबकि अब क्या होने लगा, यहाँ पर जो है अब यहाँ पर क्या होने लगा कि वो किसान इस क्षेत्र में पहले से कितना कर देते थे उसी आधार पर कर का अधिरोपण कर दिया गया। तो अर्थात इस वाले सिस्टम को भी दरकिनार कर दिया गया। तीसरा, 12 महल वाले क्षेत्र में हमने क्या देखा कि वहाँ पर किसान स्वतंत्र थे, वे किसी भी जमीन पर जाकर खेती कर सकते थे। लेकिन अब हम देखेंगे कि किसान बिल्कुल परतंत्र हो गए। तीसरा, इस चीज को भी दरकिनार कर दिया गया। तो ये जो तीनों ये चीजें थी, इन चीजों का जो दरकिनार कर दिया गया, कहाँ पर, बम्बई गुजरात के क्षेत्र में, शेष मद्रास प्रेसिडेंसी के क्षेत्र में, इन सब चीजों को जो है दरकिनार कर दिया गया। तो मोटा मोटा कहने का मतलब यह है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई गुजरात के एरिया में, और थोड़े से अगर क्षेत्र की मैं 1-2 और नाम ले लूँ तो पूर्वी बंगाल और असम में भी यह व्यवस्था लागू की गई थी। पूर्वी बंगाल और असम, तो हो सकता है ये नीचे ना दिखे तो मैं थोड़ा सा ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, पूर्वी बंगाल और असम। पूर्वी बंगाल और असम
इस क्षेत्र में लागू की गई थी। अगर हम देखें तो कि जो है ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर आच्छादित थी। यह व्यवस्था 51%। तो ये क्षेत्र हम कर लें कितना, 51%। जबकि जमींदारी व्यवस्था में हमने पढ़ा था कि वह संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर आच्छादित थे। तो अब हम यहाँ तक पढ़ कर चुके हैं कि किस प्रकार से जो है बाद में जो व्यवस्थाएं लागू की गई बम्बई में, गुजरात में, शेष मद्रास प्रेसिडेंसी में, इन सभी चीज़ों को दरकिनार कर दिया गया। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं और जोड़ दूं कि बाद में चूँकि जब इस प्रकार की व्यवस्था अपना दी गई और किसानों को मजबूर किया जाता था कि आपको इसी ज़मीन पर खेती करनी है, तो स्वाभाविक बात है कि किसानों पर बड़ा अत्याचार होने लगा। तो 1854 तक जाते जाते एक मद्रास यातना आयोग बनता है और उस आयोग ने यह बताया था कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के कारिंदे किसानों पर अत्याचार करते हैं। इस आयोग के पर्दाफाश के बाद से फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में कुछ इस प्रकार की विशेषताएं यहाँ पर आ गई थी। लेकिन 1854 के बाद और कुछ ऐसा ही बम्बई और गुजरात के क्षेत्र में भी हुआ था 1836 के बाद। तो अब इसमें मैं इसे अगर मैं थोड़ा सा सही करने की कोशिश करूं तो मद्रास प्रेसिडेंसी में 1854 के बाद स्थिति सुधरी। 1854 के बाद स्थिति सुधरी। अर्थात अब पुनः मद्रास प्रेसिडेंसी के अन्य हिस्सों में भी किसानों को उनकी रुचि के आधार पर खेती करने दी जाती थी और उनकी ज़मीन का पैमाइश होता था, मिट्टी की उर्वरता को ध्यान में रखा जाता था। कुछ ऐसा ही काम बम्बई और गुजरात के क्षेत्र में 1836 के बाद शुरू किया गया। तो अब यहाँ से हम कर लें कि 1836 बम्बई व गुजरात के क्षेत्र में 1836 के बाद स्थिति कुछ इस तरीके की हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जिसके तहत ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पे यह व्यवस्था लागू की गई थी। जो क्षेत्र था बम्बई, गुजरात, मद्रास प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम, ये सब क्षेत्र था। और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार यह किसानों से डायरेक्ट कर लेती थी। हालांकि ये बात मुझे थोड़ा पहले बता देनी चाहिए थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसानों से डायरेक्ट टैक्स ले रही है। अब बीच में जमींदारों को शामिल नहीं किया गया था, जैसा कि जमींदारी व्यवस्था में 1793 के तहत वह चालू किया गया था। अगर हम इसके सकारात्मक पक्ष को देखें तो सकारात्मक पक्ष के रूप में अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नज़रिए से देखें तो उसके लिए फ़ायदा ये होगा कि कंपनी और किसानों के बीच न ही अब कोई जमींदार है, न ही जमींदार टाइप कोई बिचौलिया है। इससे फ़ायदा यह होता था कि किसानों से जो पैसा वसूला जाता था वो सीधे कंपनी के खजाने में आ जाता था। जबकि पहले क्या होता था कि ये पैसे जमींदारों और अन्य बिचौलियों के मार्फत होकर कंपनी के खजाने में पहुंचते थे, खजाने में रुपए की कमी हो जाती थी। अगर हम किसानों के नज़रिए से देखें, पहला सकारात्मक पक्ष में हम देखेंगे कि कंपनी के नज़रिए से, कंपनी के नज़रिए से उन्हें पैसा अधिक मिलने लगा
अब किसानों के नजरिए से, किसानों के नजरिए से देखिए, जब यह व्यवस्था 1854 के बाद स्थिति इसकी सुधरती है, बंबई और गुजरात के क्षेत्र में 1836 के बाद स्थिति सुधरती है, तब किसान अपने मन मुताबिक वे खेती करते थे और चूंकि यह कर जो उन पर लगा था वैज्ञानिक तरीके से लगा था, उन्हें कर देने में सहूलियत होती थी और वे मुनाफा बनाते थे और जिसका उपयोग वो जमीन की उत्पादकता में करते थे। किसान के नज़रिए से आपका हम ये छोटी छोटी बातें ही लिख लेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस व्यवस्था का दुष्परिणाम क्या हम देखेंगे। देखिए, जैसे अगर मैं जब बाद की विशेषता में मैं जब आपको बता रहा था कि किस प्रकार किसानों को जो है जबरदस्ती कहा जाता था कि आपको इस जमीन पर खेती करनी है, वो परतंत्र थे, उन पर दबाव देकर उनसे जो है उस जमीन पर खेती करवाई जाती थी, तो एक कहीं न कहीं यह उनके प्रति एक अत्याचार था। तो एक था कि शुरुआती दौर में उन पर अत्याचार हुआ था, शुरुआती चरण में अत्याचार। देखिए, किसानों के नज़रिए से सकारात्मक पक्ष में मैं एक बात भी भूल गया था, जो भी याद आया कि इस व्यवस्था से किसान अपनी जमीन के मालिक हुए। जमींदारी व्यवस्था में यह मालिकाना हक जमींदारों को मिला था, लेकिन अब इस व्यवस्था में किसान अपनी जमीन के मालिक हुए। तो पहला नज़रिया यह था कि मुनाफा बढ़ा उनका, और दूसरा जमीन के मालिक हुए। देखिए, दुष्परिणाम में शुरुआती चरण में उन पर अत्याचार हुआ क्योंकि कंपनी मजबूरी में उनसे अपने हिसाब से खेती करवाना चाहती थी। स्वाभाविक बात था कि किसानों पर दबाव डालकर उनसे खेती करवाया जा रहा है, तो चलिए ठीक है, बहुत से किसान आकर खेती करते, लेकिन बहुत ऐसे भी थे जो खेती करते ही नहीं थे। तो एक आंकड़े के मुताबिक उस मद्रास प्रेसिडेंसी में उस समय रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत 1,45,00,000 एकड़ की जमीन जोती गई थी, जबकि 1,80,00,000 एकड़ की जमीन परती रह गई थी। क्यों परती रह गई थी? क्योंकि किसान उस पर खेती करना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि वो उसका वैज्ञानिक आकलन किया नहीं गया था, कर की मात्रा अधिक हो गई थी, इसलिए उस पर सब खेती करने जाते ही नहीं थे। तो दूसरा हम लेंगे कि जमीन का परती रह जाना, जमीन का परती रह जाना। तीसरी बात देखिए, जैसे हम देखें कि 1854 के बाद स्थिति सुधरती है मद्रास के क्षेत्र में, 1836 के बाद स्थिति सुधरती है बंबई और गुजरात के क्षेत्र में, अर्थात जमीन से अब मुनाफा होने लगा, लोग खेती करने लगे। तो इसका एक नकारात्मक पक्ष कुछ ऐसा हुआ कि बहुत से ऐसे लोग भी जो कि किसान नहीं थे, जो महाजन टाइप थे, व्यापारी टाइप थे, वे भी जमीन को खरीदना चाहते थे, जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि अब जमीन मुनाफा की वस्तु हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में ये महाजन, ये व्यापारी किसानों की जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश करते थे, जिसका हम एक उदाहरण देखते हैं कि 1875 में दक्कन का विद्रोह होता है। उसका मूल कारण यही था कि वहाँ पर गैर किसान किसानों की जमीन पर कब्जा करते जाते हैं। तो तीसरा हम ये लिख दें कि किसानों की भूमि पर अतिक्रमण,
किसानों की भूमि पर अतिक्रमण। तो आज का अपना ये रैयतवाड़ी व्यवस्था बिल्कुल क्लियर है, मोटा मोटा यही था। चलिए आज तो ये कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।